आज का विषय मीडिया से जुड़ा विषय है, फिसलता आज और निकलता कल। इसका साधारण सा अभिप्राय ये नज़र आता है कि मीडिया आज के दौर में जिस तरह से फिसलन भरी राह पे है, उन सब के बावजूद कटीली राह पे है, उन सब के बावजूद भी एक सुनहरा कल हमें नज़र आता है। और गाहे बगाहे पत्रकारिता की चुनौतियाँ और पत्रकारिता का सुनहरा कल, ये इसका एक आसान विषय हमें समझ में आता है। तो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले उपेंद्र राय जी से उनके विचार जानेंगे, फिर प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर का सत्र हम लोग लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण भाई। लिट चौक के दूसरे इस समागम में पहली बार भी मुझे आने का मौका मिला था और हेमंत भाई ने दूसरी बार मुझे याद किया, तो मैंने बोला कि भाई एक दिन तो मैं ज़रूर समय निकाल कर आऊँगा ही। जो आज का विषय है, मीडिया फिसलता आज और निकलता कल, तो मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि जो आज है या जो समय की रेखा है वो कहीं आसमान से नहीं उतरती, वो हमारे अंदर ही है। और जो कल है वो आज से ही निर्मित होता है, यानी जो कल आने वाला है वो आज ही निर्मित हो रहा है। एक छोटी सी फिल्म की कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ। स्पाइडरमैन मूवी यहाँ बैठे लगभग सभी लोगों ने देखी होगी, जो उसकी पहली सीरीज आई थी, पहली मूवी आई थी। उसमें नायक पीटर पार्कर को कुछ अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं एक स्पाइडर के बाइट करने से, और बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होता है और वो समाज की भलाई के लिए काम करने लगता है। लोग जानना भी चाहते हैं स्पाइडरमैन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। उसी टाइम में न्यूयॉर्क में जो है डेली व्यूगल एक न्यूज़पेपर होता है और उसका संपादक होता है जैक्सन। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि स्पाइडरमैन लोगों की मदद करता है और अपनी जान जोखिम में डाल के मदद करता है, लेकिन जैक्सन इस बात को छुपाता है और अपने फोटोग्राफर को, अपने रिपोर्टरों को ये बताने की, कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपने खबरों के ज़रिए भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि स्पाइडरमैन समाज के लिए ख़तरा है और स्पाइडरमैन से मानवता का, समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई एक जिम्मेदारी की जगह पर बैठा हुआ संपादक, जो सच जानते हुए भी सच को छुपाता है और नकारात्मकता को, निगेटिविटी को बहुत खूबसूरत तरीके से परोसता है लोगों के सामने, और ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क सिटी के लोगों के सामने। और बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। लोग स्पाइडरमैन से डरना चालू कर देते हैं। प्रशासन में जितने बैठे लोग हैं, पुलिस है, स्पाइडरमैन के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। यही जो हमारा आज है कि हम आईना हैं समाज का, लेकिन हम जिस तरह की मक्कारी, जिस तरह का झूठ, जिस तरह के फरेब का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, यहीं से एक अंधी दौड़, एक कह सकते हैं कि जहरीला कंपटीशन शुरू होता है। और वो कंपटीशन क्यों शुरू होता है? सिर्फ इसलिए कि हमारी पूरी की पूरी जो देशना है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो निगेटिव खबरों के प्रति, चमत्कार के प्रति, चौंका देने वाली चीज़ों के प्रति हमें बहुत आकर्षित करता है। और एक कहावत भी है कि इफ़ इट ब्लीड इट रीड्स, अगर खून बहेगा तो पढ़ा जाएगा। वो सहसा अपनी तरफ आकर्षित करता है अगर कोई इस तरह की घटना घटती है सोसाइटी में, समाज में। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे सोचने का ढंग, सोचने का जो तरीका है, वो ऐसा क्यों है? उसके पीछे एक गहरा कारण है कि जो हमारा एवोल्यूशन है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, ऐसा क्यों हुई? हम क्यों नकारात्मकता के प्रति, हम क्यों चमत्कार के प्रति, हम क्यों कौतूहल के प्रति सीधे खींचे चले जाते हैं?
और क्यों कोई मर जाने की, मार देने की खबर स्क्रीन पे चल रही होती है तो 1 मिनट रुक के देख लेना पसंद करते हैं? सिर्फ इसलिए कि जब हम गैदरर्स हंटर्स के युग में थे या आदिम मानव के युग में थे, तो इसी भय ने, इसी डर ने तब के लोगों की बड़ी रक्षा की, क्योंकि आदमी उस वक्त में सबसे कमजोर प्राणी था और हंटर्स और गैदरर्स, गैदरर्स और हंटर्स के युग में, आदिम युग में, एक छोटी सी भी भूल आदमी के जान पर भारी पड़ सकती थी। तो धीरे धीरे इस प्रवृत्ति ने आदमी के मन में एक बहुत गहरी पैठ बना ली, गहरी जगह बना ली, और आदमी का स्वभाव धीरे धीरे कहीं न कहीं डरपोक और भीरू का हो गया। और जहाँ खतरा होता है या खतरे के आयाम होते हैं, आदमी वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा रुकना पसंद करता है, ठहरना पसंद करता है, उसमें रुचि लेने लगता है, रस लेने लगता है। इसके पीछे जो मैं कारण समझता हूँ, और मीडिया का जो मूल रूप था, जो मूल काम था, जो मूल जिम्मेदारी थी, वो था समाज में लोगों की मदद करना, शासन प्रशासन को उसका आईना दिखाना, कमज़ोर आदमी की आवाज़ बनना। लेकिन जब बाज़ार ने पूरे तरीके से मीडिया को भी व्यवसाय बना दिया, तो उसकी गुंजाइश बहुत कम बची। बहुत सारे संपादकों ने लिखा है कि अखबार सिर्फ उतने सेंटीमीटर के लिए अखबार होता है जितना विज्ञापन से जगह बच जाती है। तो आप सोचिए कि अगर इस मनोविज्ञान को बिजनेस करने वाले तमाम लोगों ने समझा और उन सब ने भी इसका फ़ायदा उठाया। उदाहरण के तौर पे, आए दिन आप कोई टेस्ट कराइए, किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, तो डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, इससे ये खतरे हो जाएंगे, आपको जो है होमोसिस्टीन का लेवल आपका बहुत बढ़ गया है, तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा। आप तुरंत डरना शुरू कर देते हैं, और वहीं पे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते हैं, डॉक्टर भी एजेंट के रूप में काम करते हैं बहुत दबे कदमों से, और ढेर सारी दवाएं आपको लिख देते हैं, ढेर सारे टेस्ट आपको लिख देते हैं। कहीं किसी 1-2 पैरामीटर के ऊपर नीचे होने से आदमी की जान नहीं जाती, लेकिन आपको कंसल्टेशन के दौरान ये फील होता है कि अगर मैंने इसका तत्काल उपाय नहीं किया तो थोड़े दिनों में तो मैं मर भी सकता हूँ। और आपके इसी भय का फ़ायदा उठा करके दवा कंपनी ढेर सारे सप्लीमेंट्स और विटामिन आपको टिका देती है, बेच देती है, और आप खाना चालू कर देते हैं। तो जो सवाल है कि फिसलता आज निकलता कल, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे मेरा एक सवाल है, आप लोग भी मेरे से सवाल पूछ लीजिएगा कि आप कोई भी चीज़ कहाँ तक देख पाते हैं। मैं बताता हूँ, हम कोई भी चीज़ उतना ही देख पाते हैं जितना हमारा अनुभव होता है या जितनी हमारी अनुभूति होती है। अगर हमारी अनुभूति केवल मन के तल पर है तो हम दूसरे को थोड़ा बहुत मन के लेवल पे पहचान पाएंगे। अगर हमारी अनुभूति, हम बड़े साधक हैं, मन से जो है आत्मा के तल तक भी हम पहुँचे हैं, तो हम दूसरे को आत्मा तक भी महसूस कर पाएंगे। अगर हम केवल शरीर तक ही सीमित हैं और आँखों की जो 3-4 किलोमीटर देखने की सीमा है, अगर हमारी क्षमता सिर्फ उतने तक ही सीमित होकर रह गई है तो हम उतना ही देख पाएंगे, ये हमारी सीमा है। लेकिन यहाँ सभी हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं। आज पर मेरा एक सवाल है कि आए दिन मीडिया में जितनी रिपोर्टिंग होती है रेप की घटनाओं को लेकर, सेक्सुअल एब्यूज को लेकर के, मैंने ये अध्ययन किया कि सबसे बड़ा दोष मीडिया का है कि इन घटनाओं को हम लोग इतना मिर्च मसाला लगा के ज़बरदस्त तरीके से परोसते हैं
कि इसको पाप डालने में या पाप की संज्ञा तक ले जाने में, उस पायदान तक ले जाने में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। मैं एक मीडिया कर्मी होते हुए भी बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि काम वासना पाप है। जिस काम वासना के कारण इस पृथ्वी पर महान से महान लोग पैदा हुए, राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए, मीरा पैदा हुई, कबीर पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, रैदास पैदा हुए, रहीम पैदा हुए, तुलसी पैदा हुए, वो काम वासना पाप कैसे हो सकती है? मैंने आज तक किसी मीडिया कर्मी को इस मुद्दे पर सहजता पूर्वक साफगोई से बात करते हुए नहीं सुना। हाँ, नमक मिर्च लगा करके इसकी रिपोर्टिंग करते हुए जरूर देखा है। अगर हम आज 22वीं सदी में बैठे हुए और 23वीं सदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह के समाज को निर्मित करने में कितना योगदान दे रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आप कौन हैं, कोई बहुत सहजता से कह देता है कि मैं डॉक्टर हूं। आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का काम करते हैं, कर्म है आपका डॉक्टर। अगर आज को निर्मित करना है, अगर आज हमारा बहुत अंधकारमय है तो हमारा कल बहुत उज्जवल नहीं हो सकता। और मैं ये भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना मैं भाषण देने आया हूं, मैं उतनी ही बातें कर रहा हूं जो मेरी अनुभूति से निकली हैं और गुजरी हैं। मैं फ्लाइट में आ रहा था तो कुछ पॉइंट मैंने नोट किया। और दुनिया के तमाम बड़े समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि जितना तनाव आज के वक्त में समाचार चैनलों को देखने से होता है, शायद कोई और क्रिया करने से नहीं होता। और बड़े बड़े समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक सलाह देने लगे हैं कि जितना कम से कम आप न्यूज़ चैनल देखिए, उतना तनाव का स्तर आपका कम होगा। आखिर ये तनाव के स्तर तक पहुंचने की कहानी हमारे जीवन में इस तरह से क्यों निर्मित हुई? सिर्फ एक कारण से, और वो कारण आज से नहीं, जब से मानव सभ्यता है तब से। एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। बुद्ध घर छोड़ के जंगल गए और महावीर भी घर छोड़ के जंगल गए। उन्होंने तमाम समाज के लोग, परिवार के लोग जितने थे, सबसे नाता तोड़ लिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नियों से भी नाता तोड़ लिया। दोनों जंगल गए, दोनों ने वृक्षों से दोस्ती की, जीव जंतुओं से नाता जोड़ा और बहुत लंबे समय तक दोनों जंगल में रहे, वृक्षों और पशु पक्षियों के बीच। मैं ये मानता हूं कि मनुष्य का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता कि दुनिया में पृथ्वी पर उतरे दो भगवान सदृश लोगों ने भी ये महसूस किया कि कहीं न कहीं जो हमारा समाज है वो बहुत कुंठा और अंधकार से भरा हुआ है। जितने महापुरुष हुए, उन्हें जंगल जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों हिमालय जाना पड़ता है? सिर्फ एक कारण से कि जब आदमी की छोटी छोटी क्षुद्र इच्छाओं और आकांक्षाओं से जो लोग भी ऊपर उठे और ऊपर की यात्रा की, उन्हें साफ साफ दिख गया कि हम बहुत गहन अंधकार में जी रहे हैं और इस अंधकार से निकलने के लिए अगर कहीं प्रकाश है पृथ्वी के कोने में, तो वो वे जगह हैं जहां आदमी नाम की चीज नहीं है। तो अगर आज से 4000 साल पहले मनुष्य समाज में बुद्ध और महावीर जैसे और उनके कंटेम्पररी तमाम संतों ने महसूस किया कि लोगों के बीच रह के लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए जरूरी है कि इनसे थोड़ा दूर थोड़े समय के लिए हटा जाए। और कहानी बताती है कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने बोलना बंद कर दिया, वो गहरे मौन में चले गए। अब ये बात कितनी सही है कि गलत है, लेकिन कुछ बातें
रुचिकर होती हैं, प्रीतिकर होती हैं। एक बात मुझे बड़ी रुचिकर और प्रीतिकर लगी कि देवता बुद्ध से प्रार्थना करने आए कि हे भगवान, मनुष्य रूप में भी आप हमसे ऊपर की पदवी पर पहुंच गए। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा कैसे? आपने जरा और मरा दोनों पर विजय प्राप्त की, आपने काम वासना पर भी विजय प्राप्त की जो हम देवता होकर नहीं प्राप्त कर पाए। अगर आप चुप रह जाएंगे तो मनुष्यता का बड़ा नुकसान होगा। बुद्ध ने कहा कि मैं किसके लिए बोलूं? जो लोग मेरे आंखों के सामने हैं उनको मेरे बोलने न बोलने से कोई अंतर नहीं पड़ता, और जो ज्ञानी हैं वो पहले से समझे हुए हैं, फिर बोलने की जरूरत क्या है? देवता बड़े सोच में पड़े। फिर देवताओं के गुरु ने कहा कि आप उनके लिए बोलिए जो दोनों के बीच में अटके हैं, जिन्हें थोड़े से धक्के की जरूरत है, जो मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, जो मनुष्यता को थोड़ा बहुत ज्ञान उनको मिल जाए तो मदद कर सकते हैं, आलोकित कर सकते हैं। पत्रकारिता भी कुछ इसी तरह का है। लेकिन अगर बहस चल रही हो कि आज का समय जो है हमारा बेहतर नहीं है, और तो बेहतर नहीं है तो कल का भी बेहतर नहीं होगा। लेकिन इस बीच में कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया को मानता हूं कि एक अच्छी खबर है। हाँ, ये जरूर है कि वो रेगुलेटेड नहीं है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यह एक उसके लिए सुविधा भी है, एक खतरा भी है। सुविधा यह है कि आम से आम, खास से खास हर तरह के आदमी की आवाज बन के उभरा है सोशल मीडिया। हर आदमी को कुछ कहना है, और ये बड़ा जरूरी होता है कि जब समाज में बेचैनी होती है और कहने के लिए कोई प्लेटफॉर्म और जगह मिलती है तो ये बड़ी अच्छी सूचना है, होना चाहिए। एक तरफ सोशल मीडिया ने जहां पश्चिम में जस्टिन बीबर जैसे ऑर्डिनरी लोगों को रातों रात स्टार बना दिया, अरब स्प्रिंग जैसे तमाम आंदोलन चले जिसके कारण इस्लामिक वर्ल्ड के कई देशों में चुनाव हुए, वहां डेमोक्रेसी स्थापित हुई। जहां एक छोटी सी खबर चलने के कारण सोशल मीडिया पर गरीब से गरीब आदमी को आज के समय में न्याय मिल जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी एक तबका है जो सही बातों को भी झूठा साबित करने के लिए एक पैरेलल वर्चुअल दुनिया रच देता है। आज के डेट में जो डेटा है वो तमाम इजरायली कंपनियों के पास इस तरह से उपलब्ध है कि वो रातों रात किसी को स्टार बना सकते हैं, किसी को हीरो बना सकते हैं, किसी को जीरो भी बना सकते हैं। ये इसके खतरे भी हैं। एक तरफ जहां ट्रोलिंग, निगेटिविटी और सकारात्मक चीज़ों को भी अगर सरकारें चाहती हैं तो किस तरह से उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दबा करके जीरो कर देती है, ये इसके खतरे भी हैं। लेकिन समाज के अंतिम पायदान पे खड़े आदमी की आवाज़ भी है, ये इसकी सुविधा है। तो आज के डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया जितना काम नहीं कर रहा है, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बन के उभरा है। और सकारात्मक और नकारात्मक दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जो सकारात्मक है वहीं से नकारात्मक निकला है, जो नकारात्मक है वहीं से सकारात्मकता निकलेगी। जो मेरा विषय है आज का कि फिसलता आज निकलता कल, तो जाहिर सी बात है कि हम फिसलेंगे भी, गिरेंगे भी, संभलेंगे भी। इससे मायूस नहीं होना है, क्योंकि अगर गिरेंगे नहीं तो खड़े कैसे होंगे, और अगर बहुत लंबे वक्त से खड़े हैं तो थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठना भी जरूरी है। नए लोगों को मौका देना भी जरूरी है। और समय की रेखा पर चीज़ें ऐसे ही बदलती रहेंगी, अपनी तारीख दर्ज कराती रहेंगी और दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। अब बहस ये चलती है, तमाम लोगों से पूछा जाता है कि दुनिया बेहतर हुई है कि खराब हुई है। लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा खराब हुई है। मैं ऐसा नहीं मानता। सन 45 में हमारी औसत उम्र जीने की 35 साल थी, आज 70 साल से ज़्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज सुविधा हर क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ी है। आज हम 9 ग्रहों में से आधा ग्रहों पर दुनिया के कई देशों ने यात्राएं कर ली हैं। आज हम तमाम रहस्यों के बारे में जो कभी सोच नहीं सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं।
दुनिया बेशक बेहतर हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इंसानियत के पैमाने पर दुनिया न तब ज़्यादा बेहतर थी, न आज ज़्यादा बेहतर है। एक छोटी सी कहानी, राम को लेके जब विश्वामित्र जा रहे थे तो रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ दिखे उनको। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये किस चीज़ के पहाड़ हैं, बड़े अजीब लग रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि राम, ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, हड्डियों और अस्थियों के पहाड़ हैं। राक्षसों ने इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर नरसंहार किए हैं ऋषि मुनियों को कि उनकी अस्थियों और हड्डियों के पहाड़ बन गए हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उसी कड़ी में जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ले जा रहे थे तो दशरथ जी ने पूछा कि हे भगवान, आप तो वो विश्वामित्र हैं जिन्होंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी। अब ये 14 साल और 16 साल के सुकुमार बच्चों से आप इतने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो विश्वामित्र ने कहा कि बात बिल्कुल सही है, अभी भी मैं अस्त्र शस्त्र की विद्या इस पृथ्वी पर जो गिने चुने 1-2 लोग हैं उनके बराबर जानता हूँ। लेकिन जब मैंने त्रिशंकु के लिए स्वर्ग की रचना की थी, जब मैंने देवताओं से युद्ध किया था, तब मैं युवा अवस्था में था। आज के वक्त में जो मेरी स्थिति है, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था आती है, आदमी विचारों और ख्यालों में ज़्यादा जीता है, उसके अंदर के लड़ने की वृत्ति खो जाती है। राजन, मैं उसी अवस्था में हूँ, इसलिए मुझे राम और लक्ष्मण जैसे योद्धा चाहिए। बाकी इनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो मैं दूंगा ही और इनको लड़ने के योग्य तो बना ही दूंगा। ठीक वैसे ही पत्रकारिता में भी जो समय है और समय की रेखा के साथ जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, मैंने अपने करियर के 25 साल नवंबर महीने में पूरे किए। आने वाले दिन में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो और बेहतर तरीके से हमारे जैसे लोगों के कंधों पर बैठ के समाज को और समय को देखेंगे और परिभाषित करेंगे। उपेंद्र राय को 25 साल की यात्रा पूरी करनी थी, कर चुके। अब सैकड़ों उपेंद्र राय पैदा होंगे, प्रकाश हिंदुस्तानी पैदा होंगे, प्रवीण खारीवाल पैदा होंगे, हेमंत शर्मा पैदा होंगे, जो नए तरीके से समय को परिभाषित करेंगे, समाज को परिभाषित करेंगे और एक नई दुनिया की रचना करेंगे। तो गिरते हुए उठते हुए जैसा भी है, हम जरूर फिसलेंगे तो संभलेंगे, संभलेंगे तो फिर से खड़े होंगे, गिरेंगे तो भी फिर से संभलेंगे, खड़े होंगे। 2 लाइनें ये मेरी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगी कि गिर गिर के मुसीबत में संभलते रहेंगे, जल जाएंगे मगर आग पे चलते रहेंगे। कहा बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन कहावत है हम पत्रकारों के लिए कि अक्लमंदे इशारा काफ़ी। तो समय तेजी से बढ़ रहा है और हमारे बड़े भाई प्रकाश जी को भी अपने विचार रखने हैं और मैं मानता हूं कि कोई भी भाषण 10 से 15 मिनट ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रकाश जी को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व एक छोटा सा प्रश्न मंच की तरफ से उपेंद्र जी से करना चाहूँगा। आपने बड़े ही सारगर्भित शब्दों में विषय को रखा। निकलता कल जो कि हमारी इस चर्चा का आधा हिस्सा है, तो क्या अब आप, अभी तक आप मुलाजिम थे और अब मालिक की भूमिका में आप आ गए हैं, तो आने वाले समय में जो आपका चैनल है या मीडिया समूह है, वो लीक से हटकर पत्रकार और पत्रकारिता के लिए क्या करना चाहेगा? यदि कुछ सोच आपने रखी हो तो उसे जाहिर करना है, कष्ट करें। बेशक। हेलो, देखिए, कहावत है, घाघ की एक कविता है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि मैं बचपन से ही लीक पे चलने वाला इंसान नहीं रहा। मैं हमेशा समय और सीमा को तोड़ के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। और इतना जरूर है कि हमारे समय की रेखा में जो
अवरोध आएंगे, उनसे लड़ेंगे। और मैं ये भी नहीं भरोसा रखता कि रातों रात मेरे चाहने से क्रांति आ जाएगी, बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोचता। इतना जरूर सोचता हूँ कि अपने अंदर कितना बदलाव लाया जा सकता है, अपने को कितना तैयार किया जा सकता है, अपनी वाणी कितनी साफ हो सकती है, सही हो सकती है, उस दिशा में जरूर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी को, जिन्हें लगभग 45 वर्ष पत्रकारिता जगत में हुए हैं। प्रिंट पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक और वेब तीनों ही माध्यम में आदरणीय प्रकाश जी काम कर चुके हैं और आज हम इस विषय पर उनके विचार जानेंगे। प्रकाश जी। प्रवीण जी की मोहब्बत है कि वो थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं। मुझे भी थोड़ा बड़ा बना दिया, उपेंद्र राय जी को भी थोड़ा बड़ा बना दिया। उपेंद्र जी शायद 40 साल के हैं और 18 साल की उम्र में उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। स्टार न्यूज़, शायद स्टार न्यूज़। सहारा में मैं ब्यूरो चीफ था 5 साल। उसके पहले 2002 से स्टार जी। तो मैं सबसे पहले तो धरा पांडे, निखिल और हेमंत जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और उन लोगों के साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका दिया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए। वो कीर्तिमान आप जानते ही हैं। उपेंद्र राय जी, उनके कीर्तिमान ये है कि 18 साल की उम्र से उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी, सक्रिय पत्रकारिता। मैं शायद गलत नहीं हूँ, 18 साल की उम्र से शुरू कर दिया और तहलका, स्टार न्यूज़, सहारा टीवी, पता नहीं कहाँ उन्होंने विभिन्न पदों पे काम किया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदों पे काम किया और हमेशा अपनी लीक को तोड़ते रहे, हमेशा नई सीमाएं बांधते रहे, नई ऊंचाइयों को छूते रहे। और वे ऊंचाइयां उन्होंने छुई हैं कि कई पत्रकार उसे लक्ष्य मानते हैं, उस ऊंचाई को छूना चाहते हैं और कुछ ही हैं जो उसे पा सकते हैं। एक बार की बात है, हम कहीं उपेंद्र जी के बारे में है, एक बार की बात है कि आमतौर पर हमारे मोबाइल में नंबर होते हैं शहर के प्रमुख लोगों के, हमारे मित्रों के, लेकिन इस देश के जो सबसे पावरफुल और इम्पॉर्टेंट लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके मोबाइल में उपेंद्र राय का नाम अंकित होता है, चाहे अमित शाह हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इतनी शानदार नेटवर्किंग उनकी है कि हर जगह उनका जलवा है, ये कह सकते हैं। प्रवीण खारीवाल जी की बात ये कही कि प्रवीण जी का प्रशंसक इसलिए कहूँ कि जिस संस्था में वे रहे, उस संस्था को उन्होंने शीर्ष पर पहुंचाया, चरम पर पहुंचाया। और जब कोरोना काल शुरू होने वाला था, तब आहट थी कोरोना की, तब प्रवीण जी से एक बार फोन पे बात हुई तो प्रवीण जी ने कहा कि कोरोना आ रहा है और अब अगले 2-3 साल तक देश और दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। आप जो कुछ आपको पढ़ना लिखना है उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दुनिया स्टिल होने वाली है, कोई गतिविधियां नहीं होगी, आवाजाही नहीं होगी, विदेश यात्राएं नहीं होगी, देश में यात्राएं कम होगी। कोरोना की शुरुआत में ये कल्पना प्रवीण जी की थी और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि प्रवीण जी, मतलब लीडर वो होता है जो हालात को भांप सकता है। तो प्रवीण जी में वो क्षमता है, भांप सकते हैं कि हालात कहाँ जाएंगे। और उपेंद्र जी तो हालात को अपने हिसाब से बनाने में माहिर हैं ही। जैसे कि कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो वक्त के साए में ढल गए, जो कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे में ढल गए, कुछ लोग आके वक्त के सांचे बदल गए। तो वक्त के सांचे बदलने वाले लोग हैं। मुझे बहुत खुशी है कि दोनों के साथ मुझे बातचीत का मौका मिल रहा है। दोस्तों, दुनिया बदलने वाली चीज़ है, दुनिया हमेशा से बदलती रहती है। जो चीज़ें आज बहुत पवित्र हैं, हो सकता है कल वो चीज़ पवित्र नहीं रहे। जिस वैज्ञानिक ने डीडीटी का आविष्कार किया था, उस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद महामारियां फैल रही थी, जानवर मर रहे थे, इंसान मर रहे थे, इंसान जानवर एक जैसे थे, लाखों लोग मर रहे थे। ऐसे में जब डीडीटी का आविष्कार हुआ तो डीडीटी का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन हालात बदले और आज दुनिया के 95% देशों में डीडीटी पर प्रतिबंध है, हमारे देश में भी, यानी डीडीटी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो हालात बदलते रहते हैं। अमेरिका में एक कंपनी ने एक पेय बनाया
और कहा कि एक ऐसा पेय है, शानदार जानदार पेय है कि अगर आप रात को ज़्यादा पी लिया, आपने शराब पी ली और सुबह उठेंगे तो एक गिलास पी लेंगे तो आपका सारा हैंगओवर खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में वो पेय बिकने लगा और लोग, जो अमेरिकन लोग तो अपने शराब पीने के लिए मशहूर है, तो सुबह उठकर वो पेय पीने लगे। उसका नाम था कोका कोला। लेकिन हिंदुस्तान में जब कोका कोला आया तो लोगों ने शराब में कोका कोला मिला के पीना शुरू कर दिया। तो दुनिया ऐसे बदलती है कि कल जो चीज़ें बड़ी विचित्र लगती है वो आपको लगता है कि अरे आज ये क्या हो गया। एक ऐप आया मोबाइल में कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके तमाम फालतू के पोस्ट, फालतू चीज़ें वो डिलीट कर देगा। मैंने कहा ये ऐप तो बड़ा अच्छा होगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। जब मैं उस ऐप को डाउनलोड करने गया तो मुझसे मोबाइल ने कहा कि अगर आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो इतना MB जगह ये घेरेगा, और मेरे मोबाइल में तो जगह ही नहीं थी। तो दुनिया बड़ी विचित्र है और दुनिया को बदलने वाले लोग बड़े विचित्र हैं। मीडिया की वो ताकत है। आप आज देख सकते हैं कि इस देश में कहीं भी किसी के साथ कोई अन्याय होता, चाहे गांव कस्बे में हो, शहर में हो, महानगर में हो, तो वो पुलिस थाने में जाने के पहले पत्रकार के पास जाता है, कोर्ट में जाने के पहले अखबार या चैनल के दफ्तर में जाता। तो ये बात साबित होती है कि मीडिया की विश्वसनीयता न्यायालय से या प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस से कहीं ज़्यादा है। लोगों को अभी भी ये भरोसा है कि अगर हमारी खबर, हमारे साथ अन्याय की खबर मीडिया में आएगी तो हमारे साथ न्याय होगा। तो कई बार इस भोजन के पहले के इस सत्र में एक बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी गोदी मीडिया को लेकर। बहुत विचारोत्तेजक बहस हुई और बहुत ही तीखे सवाल उठाए गए। मुझे सिग्नल मिल रहा है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मैं जल्दी खत्म करूं, तो 1-2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दरअसल मीडिया के प्रति विश्वसनीयता लोगों की बढ़ी इसलिए है कि मीडिया उनकी समस्याओं पर त्वरित ध्यान देता है। मीडिया में औपचारिकताएं कम हैं। संविधान में भले ही चौथा स्तंभ मीडिया को नहीं कहा गया, लेकिन एक स्वयंभू चौथा स्तंभ है जिसने अपनी जगह बनाई है। बहुत सारे किस्से हैं, मैं आपको सुनाऊंगा तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छे वक्त आने वाले हैं और आयोजकों की ओर से सिग्नल मिला है कि मैं अपनी बात खत्म करूं। मैं इंदौर का ही हूं, आप लोगों से मिलता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर शुक्रिया उपेंद्र राय जी, आपने बहुत सारी बातें कह दी है, लगभग हमें कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और प्रवीण जी का भी बहुत शुक्रिया लिट चौक के आयोजकों का, जिन्होंने मुझे यहाँ मंच पर आकर अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय उपेंद्र जी। लिट चौक परिवार की ओर से आप दोनों वक्ताओं का हृदय से आभार। धन्यवाद।